मजहब को जुदा होना चाहिए। रियासत और मजहब साथ नहीं चल सकते, क्योंकि रियासत और मजहब के साथ चलने से ना सिर्फ रियासत की अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर दुश्वारियाँ पैदा होती हैं, बल्कि रियासत और मजहब के साथ चलने की वजह से मजहबी इजारादारी, रिलीजियस हेजेमनी कायम होती है। पहली बात ये कि इजारादारी का मतलब है कंट्रोल करने की ताकत। इसमें क्या बुराई है? जी हाँ, अगर ये ताकत अच्छे लोगों और अच्छे निज़ाम यानी इस्लाम के पास हो तो सारा मुआशरा इससे फायदा उठाएगा। और हेजेमनी का डिक्शनरी के मुताबिक मतलब है किसी एक मुल्क या मुल्कों का सबसे मजबूत और ताकतवर हो जाना कि वो दूसरों को कंट्रोल कर सके। इस हवाले से बैनुल-अक़वामी तौर पर अगर कोई अच्छा मुल्क सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर हो जाए तो वो पूरी दुनिया के फायदे की बात है। और हम बतौर मुसलमान कह सकते हैं कि अगर कोई हकीकी इस्लामी फलाही मुल्क सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर हो जाए तो सारी दुनिया के लिए फायदा होगा। जनाब, इस पे आपको एतराज क्या है? आप इस्लाम के बरक्स एथीज़्म की इजारादारी और हेजेमनी पाकिस्तान के 97% मुसलमानों पर लागू करने पर मजिद है। ये कहाँ की अक्लमंदी हुई? रियासत एक मॉडर्न ह्यूमन सिस्टम के दौरानिए के अंदर वजूद के अंदर आई। भाई, ये क्या फलसफा हुआ? जदीद इंसानी निज़ाम की सीढ़िया का नाम। और रियासत एक इंस्टीट्यूशन है, रियासत एक गवर्नेंस का मैकेनिज्म है जिसके जरिए एक सिटीजन एक स्टेट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो सफेद झूठ है। कोई शहरी बाकायदा हाथ से लिखे हुए दस्तखत नहीं करता। यहाँ से खुदा और मजहब मुखालिफ किसी बाकायदा निज़ाम के कोई मारूफ उसूल और ज़वाबित बयान करने की बजाय डॉक्टर साहब का ज़ाती ख्याल शुरू हो गया। से एक इस किस्म की अरेंजमेंट जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ अपना म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेनिफिट साइन कर रहे हैं कि मैं आपके लिए क्या करूंगा और आप मेरे लिए क्या करेंगे। जनाब डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले रियासत की तारीख दुरुस्त करें। इंसान ने जब से मिलजुल कर काम करना शुरू किया और जोग्राफियाई हवालों से इख्तिलाफात ने जन्म लिया तो इंसान ने कबायली और जोग्राफियाई हदूद के इम्तिजाज से जो कवायद और ज़वाबित मुतय्यन किए तब से ही रियासत की इब्तिदा हो चुकी है। ये निज़ाम इर्तिकाई मनाजिल से गुजरता रहा, मगर रियासतों का नजरिया नया नहीं है। ये इंसानियत की इज्तिमाइयत की इब्तिदा ही से मौजूद। एनिमेट बॉडी का मतलब हमारे पास यहाँ पे ये हुआ कि इस रियासत का कोई इनहेरेंट कैरेक्टर नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया की तमाम रियासतों का एक इनहेरेंट कैरेक्टर होता है। इस रियासत के कैरेक्टर को ब्रीथ किया जाता है। जनाब डॉक्टर साहब, जब रियासत एक गैर जानदार चीज है तो हम जानदार उसकी गुलामी क्यों करें? फिर जब दुनिया की लादीनी रियासतों का कोई एक मुत्तफ़िक़ा उसूल और किरदार है ही नहीं तो आप वकालत किस चीज की कर रहे हो? और हद तो ये है कि पहले से आपके तसव्वुर रियासत के कोई तयशुदा हद्दोखाल मौजूद ही नहीं है, जिनको तो अभी तखय्युल किया जाना है, तो फिर इस पर गुफ्तगू क्यों हो रही है? इस मैकेनिज्म को रिलीजन के जरिए डिफाइन करना ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर देता है उन तमाम लोगों को जो या तो उस रिलीजन से ताल्लुक नहीं रखते या जो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक नहीं रखते या जो ताल्लुक तो उस रिलीजन से रखते हैं लेकिन उस रिलीजन की उस स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन से ताल्लुक नहीं रखते जिसके जरिए इस कॉन्ट्रैक्ट को डिजाइन किया गया है। जनाब डॉक्टर साहब, आपके लफ्ज एलिमिनेट का मफहूम हम यूं लेंगे कि उनकी राय को गैर अहम कर देता है और नाकाबिले अमल कर देता है। तो इस मफहूम के मुताबिक पाकिस्तान के 97% मुसलमानों पर लादीनियत को मुसल्लत करके आप 97% मुसलमानों को एलिमिनेट करना चाहते हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी मुस्लिम्स आर सुपीरियर and other religious minorities are inferior। भाई, ये सफेद झूठ है जो आप जैसे पढ़े लिखे एथिस्ट को हरगिज़ जेब नहीं। अगर आप हकीकत के अंदर पाकिस्तान की रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के स्टेटिस्टिक्स उठा के देखें और आप उनको कंपेयर करें पाकिस्तान की रिलीजियस मेजॉरिटी यानी कि मुस्लिम्स के साथ, तो आपको वाज़ेह फ़र्क नजर आ जाएगा। जनाब डॉक्टर साहब, अक्सरियत और अक़लियतों की कामयाबियों का फर्क मनफी नहीं बल्कि मुस्बत है अक़लियतों के हक़ में। आपको पाकिस्तान के मुसलमानों की अच्छाई को बुराई बनाकर पेश करने में शर्म आनी चाहिए, क्योंकि निस्बत तनासब के एतबार से पाकिस्तान की अक़लियतें हर हवाले से मुसलमान अक्सरियत से कहीं आगे हैं। द लैक ऑफ श्योरिटी ऑफ लाइफ, जहाँ पे सिर्फ इसलिए कि आपका मजहब वो नहीं जो कि इस इनएनिमेट रियासत ने खुद को ओढ़ाया हुआ है, उसकी वजह से आपकी जिंदगी और जानो माल को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, नुकसान पहुंचाया जाता है और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज कॉन्स्टेंटली गोइंग टू बी लोअर देन दैट ऑफ द मेजॉरिटी। जीने के हक का अंदाजा तो इस बात से लगाया जा सकता है लाहौर की अक़लियती आबादी
यूहन्नाबाद में दिन दहाड़े 2 मुसलमान हाफिजों को मसीहियों का हजूम जिंदा जला देता है, और ये इनएनिमेट रियासत कुछ भी नहीं कर पाती। अगर सिरिंज के जरिए दवाई इंजेक्ट ना की जा सकती हो, पेंसिल के जरिए लिखा ना जा सकता हो, अस्पताल के अंदर इलाज ना किया जा सकता हो, तो फिर उसको सिरिंज, पेंसिल और अस्पताल कहना बेवकूफ़ी है। बिल्कुल इसी तरह अगर रियासत का काम है सिटीजन्स को बराबरी के साथ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स इंश्योर करना, और एक जो बिल ऑफ राइट्स के जरिए जो भी एक मैकेनिज्म डिसाइड किया गया है उसके जरिए उनको वो राइट्स उनको राइट्स की फराहमी उन तक पहुंचाना, अगर रियासत अपने इस एजेंडा के अंदर, अपने इस मिशन के अंदर ही फेल हो गई है, तो आई थिंक दैट स्टेट शुडंट बी कॉल्ड अ स्टेट। डॉक्टर साहब, माजरत के साथ मुझे आपसे इस तरह की गुफ्तगू की उम्मीद ना थी। इस बात को अगर उसूल मान लिया जाए कि जो रियासत अपना काम सही ना करे तो उसको रियासत ही नहीं कहा जाना चाहिए, तो जनाब हम सब ये मानते हैं कि दुनिया में कोई मुल्क भी आज अच्छी रियासत के तमाम कवायद और ज़वाबित पर अमल पैरा नहीं है। तो आज के दौर में कोई एक भी मुल्क और माशरा इज्तिमाई तौर पर रियासत कहलाने का मुस्तहिक नहीं। एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की कोई रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकती, नलके टूटी का मजहब नहीं हो सकता, चम्मच प्याले का मजहब नहीं हो सकता, किताब कुर्सी मेज का मजहब नहीं हो सकता। अगर हम आज अपने स्कूलों कॉलेजों के अंदर ये कहना शुरू कर दें कि ये कुर्सी मुसलमान कुर्सी है और ये मेज हिंदू मेज है, तो हमारे मुल्क को, रियासत और माशरे के अंदर क्या पैदा होगा वो आप बहुत बखूबी तरीके से उससे वाकिफ हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, फर्ज करें हम ये तय कर लेते हैं कि रियासत उसी मेज की तरह एक बेजान चीज है, इसका कोई मजहब नहीं हो सकता, क्योंकि मजहब के असूल और कवायद तो जिंदा इंसानों के लिए हैं। इसी असूल के मुताबिक बेजान रियासत का कोई और नजरिया भी नहीं हो सकता, और वो एथिज्म ही क्यों ना हो, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि कुर्सी मजहबी है या एथिस्ट, क्योंकि इसी किस्म की सर्कमस्टांसेस 1946 के अंदर कॉलोनियल इंडिया के अंदर पैदा हो चुकी हुई थी। आपकी ये दलील अपने आप में तजाद की बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि आपने आगे चलकर ये दलील बार बार दी कि मुसलमानों के अलग मुल्क का मतलब हरगिज मजहबी रियासत का क़याम न था। ये मुसलमानों का मुतालबा नहीं था कि मजहबी रियासत का। अब आप कह रहे हैं कि मजहबी सोच खिलाने से पकड़ लिया। तो बारहा इनएनिमेट इंस्टीट्यूशंस को रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक देना, ख़ुसूसी तौर पे उन एनिमेट इंस्टीट्यूशंस को जिनका मकसद है तमाम लोगों को इक्वालिटी के साथ सर्व करना, नॉट ओनली इज इट डेंजरस बट इट इज ऑल्सो इम्प्रैक्टिकल एंड फ्रैंकली स्टूपिड। Why am I calling it stupid? Because it doesn't work. जनाब, आपने इस बयान से इस्लाम की अव्वलीन रियासत मदीना से लेकर खिलाफत राशिदा और अगले 1000 साल की इस्लामी रियासतों की शानदार तारीख से लाइल्मी का सबूत दिया है। जहाँ मजहबी रियासत मदीना में अज खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्से नफीस आला तरीन मिसालों से अमल नहीं दिखाया, क्या खुलफाए राशिदीन ने बेहतरीन इस्लामी फलाही रियासत का अमली नमूना नहीं दिखाया, क्या 1000 साल तक तमाम दुनिया पर हुकूमत करने वाले मुसलमान खुलफा ने मजहबी रियासत की अमली शक्ल नहीं जाहिर की। बेहतर होगा कि आप दुरुस्त इस्लामी तारीख पढ़ें, समझें और फिर गुफ्तगू किया करें। 76 ईयर्स की हिस्ट्री के अंदर मैं आज अपनी ऑडियंस को इम्प्लोर करती हूँ कि आप मुझे कोई एक रिलीजियस ऑर्डिनेंस, कोई एक रिलीजियस लेजिस्लेशन या कोई एक रिलीजियस पॉलिसी उठा के दिखाएं जिसकी वजह से वायलेंस ना प्रमोट हुई हो बल्कि पीस प्रमोट हो। लीजिए डॉक्टर साहब, आपकी ये ख्वाहिश पूरी किए देते हैं। हम इस्लामिक कवानीन की वो मिसालें जिनसे अमन में इजाफा हुआ आईने पाकिस्तान से ही देंगे। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 3 कहता है मुमलिकत इस्तेहसाल की तमाम अक़साम का खात्मा करेगी। आर्टिकल 8 कहता है बुनियादी हकूक़ के मुनाकिस या मुखालिफ कवानीन काबिल तनसीख होंगे। आर्टिकल 20 हर शहरी को अपने मजहब की पैरवी करने, उस पर अमल करने और उसकी तबलीग करने की आज़ादी होगी। हर मजहबी गिरोह और उसके फिरके को अपने मजहबी इदारे कायम करने, उनको बरकरार रखने और उनका इंतजाम करने का इख्तियार होगा। के इख्तिसार की वजह से फिलहाल इतनी ही काफ़ी है। याद रहे कि ये सब इस्लामी कवानीन है, शरीयत के असूलों के मुताबिक है। ये सब ऐन शरई कवानीन है। नॉट एंटी थियस्टिक एंड आई एम नॉट एंटी रिलीजन। जनाब डॉक्टर साहब, इतना झूठ भाई, जब आप एथिस्ट यानी खुदा के वजूद के मुनकर हैं, यानी खुदा मुखालिफ हैं, और इसी तसलसल में मजहब
और खुसूसन इस्लाम के कवानीन और शरीयत को गलत समझते हैं और इस्लाम को रियासत से अलग करना चाहते हैं, यानी आप मजहब मुखालिफ हैं। ना है कि मजहबियत एक सकाफत का, एक मुआशरे का, एक कम्युनिटी का या बेशतर कम्युनिटीज का एक इम्पॉर्टेंट अंग होता है और उसको उनको अपने कम्युनल लेवल के ऊपर, सोशल लेवल के ऊपर और इंडिविजुअल लेवल के ऊपर ही प्रैक्टिस करना चाहिए। आप तो मजहब के इस कदर मुखालिफ हैं कि इसे अफराद और ग्रोहों तक महदूद करके रियासत से बेदखल और एथीज्म के ताबे करना चाहते हैं। कि रियासत और मजहब को जुदा चलना चाहिए, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हम एक रियासत के जरिए, एक सेक्युलर रियासत के ऊपर एथीज्म को या लोगों के ऊपर डिनाउंसिएशन ऑफ रिलीजन को फोर्स करें। मुनाफिकत की इंतहा तो ये है कि इसको मुसल्लत करने की कोशिश करते हुए भी इस बात से इनकार है कि हम ला मजहबियत को मुसल्लत करना चाहते हैं। हमने तो इसका भी इनकार कर दिया, हालांकि सारी दलीलें आपने ला मजहबियत को मुसल्लत करने की दी को स्टेट के इंस्ट्रूमेंट के जरिए और लोगों पे इन्फोर्स करना सीधी सीधी हेजेमनी है, और ना सिर्फ हेजेमनी है बल्कि सुप्रेमेसी है। बिकॉज ये शो करता है कि आप इस फलसफे में यकीन रखते हैं कि आपकी खुदायत, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका मजहब बाकी लोगों पे सुप्रीम है, और ये सुप्रेमेसी आप रियासत की फोर्स और रियासत की पावर के जरिए उनके ऊपर लगा सकते हैं और लगाएंगे। दैट इज टोटली अनफेयर टू पीपल ऑफ अदर रिलीजन्स एंड पीपल ऑफ नो रिलीजन्स। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये मसला है तो बतौर एथिस्ट आपका भी तो यही मुतालबा है कि सब मज़ाहिब खुसूसन इस्लाम को रियासत की ताकत के इख्तियार तक ना पहुंचने दिया जाए। सिर्फ मेरा एथीज्म दुरुस्त है, मेरी हेजेमनी और सुप्रीमेसी के ताबे आ जाओ। आपका भी तो यही मुतालबा है, और आपका मुतालबा क्या दूसरे नजरियात के और अक्सरियत के साथ जुल्म नहीं है? सेपरेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि रिलीजन और स्टेट को अगर सेपरेट ना किया जाए तो पाकिस्तान की प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे पास सामने है। रिलीजियस सुप्रीमेसी को स्टेट के अंदर लेजिस्लेचर के जरिए और स्टेट के कैरेक्टर के जरिए कोडिफाई करके माइनॉरिटीज के ऊपर, इंडिजिनस पीपल के ऊपर ऑपरेशन कमिट किया जाता है। रिलीजन व्हेनेवर मर्ज्ड विद द स्टेट इज अ टूल ऑफ ऑपरेशन। जी इतने बड़े बड़े झूठे और जाली दावे डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इस्लामी शरीयत के वो ज़वाबित बताएं जिनको कवानीन में शामिल करके अक़लियतों पर जुल्म किया जा रहा है। और रहे इंडिजिनस लोग, तो जनाब ये अमेरिका या यूरोप नहीं है जहाँ एथिस्ट या मसीहियों ने बाकायदा इंडिजिनस लोगों की नस्ल कशी की। काश आपने पाकिस्तान की थोड़ी सी तारीख पढ़ी होती तो आपके इल्म में होता कि हम पाकिस्तानी, मुसलमान और गैर मुस्लिम सब यहाँ के इंडिजिनस लोग हैं। हम कहीं से दरामद नहीं हुए हैं, हजारों सालों से यही रह रहे हैं। ये भी समझती हूँ कि रियासत का जो भी कैरेक्टर हो वो रिलीजियोसिटी को या लैक ऑफ रिलीजियोसिटी को लोगों के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकता। This decision needs to be left to the individual. लीजिए डॉक्टर साहब, इसको कहते हैं 100 गज रस्सी आखिर पे गिरा। यानी आप खुद नहीं जानते कि आप क्या कह रहे हो जब आप ये तस्लीम करते हो कि अफराद की अक्सरियत मिलकर किसी भी नजरिया को रियासती कानून बनाने का हक रखती है और उस पर अमल कराने का भी हक रखती है। तो आप ही के इस बुनियादी असूल के मुताबिक जब पाकिस्तानी अफराद की 97% मुसलमान अक्सरियत इस्लाम को रियासती कानून बनाना चाहती है तो आप अपने ही असूल के गिर हो जाते हैं। कमाल, सदक़ल्लाहुल अज़ीम।